हेलो गाइस, वेलकम टू फ्यूज पीसीएस। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं करंट अफेयर, टुडे करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद डिस्क्रिप्शन। बहुत मजा आएगा पढ़ने में क्योंकि डिस्क्रिप्शन साथ में हम देंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से किस देश ने 900 फीट पर दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल का अनावरण किया है? ठीक है, सबसे गहरा ब्लू होल दूसरा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? मैक्सिको, ब्राजील, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मैक्सिको। सही आंसर क्या होगा? मैक्सिको। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तामजा नाम का मैक्सिको के तट पर एक नया खोजा गया ब्लू होल दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल है। ठीक है, ब्लू होल हिम युग के दौरान उथले समुद्री जल में बनते हैं। ठीक है, जब समुद्र का स्तर वर्तमान स्तर से कम रहता है। ठीक, कम रहता है तब। ठीक है, तामजा 1,47,000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है और लगभग 900 फीट की गहराई में है, जिसमें लगभग 80 डिग्री का ढलान है। 80 डिग्री का ढलान है। गुफा का मुहाना समुद्र तल से लगभग 15 फीट नीचे स्थित है और अंदर का पानी मुख्य रूप से पतला समुद्री जल से मेल खाता है। तामचा के हाइड्रोग्राफिक प्रोफाइल और जल गुण के आगे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। चलिए अब देखते हैं ये मैक्सिको के बारे में क्या है। मैक्सिको के बारे में देख लेते हैं। यह दक्षिणी उत्तरी अमेरिका का देश है और ब्राजील, अर्जेंटीना और अर्जेंटीना के बाद लैटिन अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अब देखिए प्रेसिडेंट कौन है मैक्सिको का। तो एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर ट्रेडिंग। ठीक है, मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी। और मुद्रा क्या है? पेशो। क्या है मुद्रा? पेशो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। निम्नलिखित में से किस स्टेडियम ने सचिन तेंदुलकर को उसकी 50वीं जयंती पर एक स्टैंड से सम्मानित किया है? ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम, शारजाह स्टेडियम, ईडन गार्डन स्टेडियम, वीआई पाटिल स्टेडियम। तो ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? शारजाह स्टेडियम। ये कहाँ है? दुबई में है। कहाँ है? दुबई में है शारजाह। दुबई में है। चलिए देखते हैं। चलिए देख लेते हैं उसके बारे में। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम ने सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन पर उनके नाम का एक स्टैंड उनके नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा है। ठीक है, स्टैंड में 1300 दर्शकों के बैठने की क्षमता है और अब इसे सचिन तेंदुलकर स्टैंड के रूप से जाना जाएगा। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को अब तक के सबसे महान क्रिकेटरों में से एक माना जाता है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 34,000 से अधिक रन बनाए और 201 विकेट लिए। ठीक है, शारजा क्रिकेट स्टेडियम संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। इसने वर्षों से कई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की मेजबानी की है। तेंदुलकर के नाम पर स्टैंड का नामकरण क्रिकेट में उनकी उपलब्धियों और खेलों में उनके योगदान के लिए उपयुक्त श्रद्धांजलि है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं संयुक्त अरब अमीरात के बारे में। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। क्या है? अबू धाबी है। संयुक्त अरब अमीरात में इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है। क्या है? दिरहम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2023 में एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 इवेंट का छठा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम संयुक्त रूप से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, फेडरेशन, पहला ऑप्शन है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आयुष मंत्रालय, डब्ल्यूएचओ या संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। ठीक है, तो इसमें किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। ये आंसर होगा, इसके द्वारा हैसो आयोजित करवाया जाएगा। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या है। एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 इवेंट का छठा संस्करण 26 अप्रैल 2023 से 2 दिनों के लिए नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली में 2023 से किया जाएगा। कौन सा संस्करण है? तो छठा संस्करण है। ठीक है, इस आयोजन का उद्देश्य भारत की चिकित्सा मूल्य यात्रा
के एक नए केंद्र और विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा और कल्याण सेवाओं के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में प्रदर्शित करना है। ठीक है। यह कार्यक्रम संयुक्त रूप से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित किया जाता है। यह आयोजन वैश्विक बाजारों में चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों के निर्यात के लिए भारतीय उद्यमों की क्षमता प्रदर्शन करेगा। ठीक है। शिखर सम्मेलन में 150 से अधिक प्रदर्शक और 70 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित किया जाएगा। देखिए, अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। FICCI का मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। ठीक है। यह भारत में सबसे बड़े और सबसे पुराने शीर्ष व्यापार संगठनों में से एक है। FICCI की स्थापना 1927 में हुई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है। ठीक है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज FICCI ने श्री शुभ्रकांत पांडा को अपना अध्यक्ष चुनाव घोषित किया है। श्री पांडा वर्तमान में FICC के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। वह 16 से 17 दिसंबर 2022 में आयोजित होने वाली 95वां वार्षिक आम बैठक के समापन पर शीर्ष कक्ष के अध्यक्ष के रूप में संजीव मेहता का स्थान लेंगे। तो अभी कौन है? संजीव मेहता स्थान लेंगे, मतलब ले चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दादर नगर हवेली और दमन द्वीप के केंद्र शासित प्रदेश में पहुंच गए। उन्होंने निम्नलिखित में से किस परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देवका प्रोमेनेड और सी फ्रंट योजना, जल विद्युत परियोजना, 2 बड़े अस्पताल, और ये सही उत्तर यहाँ लिख दिया है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देवका प्रोमेड और सी फ्रंट योजना। ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा? देवका प्रोमेनेड और सी फ्रंट योजना का शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन द्वीप में सिलवासा में 4800 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। उन्होंने सिलवासा के 4800 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मेडिकल कॉलेज और संबद्ध सुविधाओं को 203 करोड़ की लागत से बनाया और यह इस क्षेत्र का पहला मेडिकल कॉलेज है। प्रधानमंत्री दमन में देवका प्रोमेनेड और सी फ्रंट नामक 2 अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे जो इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देगा। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस IIT नियंत्रित दवा वितरण के लिए नैनो क्ले के साथ टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है? ठीक है। टाइम बम लिक्विड मार्बल। ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है। तो क्या है ये? तो इस कौन है कौन सा IIT इसको नियंत्रित दवा के वितरण के लिए नैनो क्ले के साथ मार्बल विकसित किया? ठीक है। लिक्विड मार्बल विकसित किया। तो इसका आंसर होगा IIT गुवाहाटी। क्या होगा आंसर? IIT गुवाहाटी। ठीक है। अब चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने एक टीम ने एक नॉन स्टिकिंग नॉन वेंटिंग लिक्विड मार्बल तैयार किया है जो पानी पर तैर सकता है और पूर्व क्रमादेशित समय में इसकी सामग्री छोड़ सकता है। लिक्विड मार्बल को नैनो क्ले का उपयोग करके विकसित किया गया है और दवा वितरण और कैस्केड रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए पूर्व प्रोग्राम किया जा सकता है। लिक्विड मार्बल नरम गोलाकार ठोस होते हैं। कैसा होता है? गोलाकार ठोस होता है, नरम होता है, जिनका उपयोग कई अनुप्रयोगों के लिए उनके अंदर के तरल को बदल कर किया जा सकता है, जैसे कि सेंसर प्लेटफॉर्म, सॉफ्ट रोबोटिक्स, हीलिंग एजेंट, बायो सिस्टम्स आदि के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है इसका। और देख लेते हैं। इस परियोजना को विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विकास विभाग द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस बैंक ने एक छत के नीचे सभी आवश्यक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए मुंबई में अपनी चौथी स्टार्टअप
मुंबई में अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया है? तो इसका ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई। क्या आंसर होगा? एसबीआई। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने एक छत के नीचे स्टार्टअप को आवश्यक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए मुंबई में अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखाएं खोली है। शाखा का उद्देश्य स्टार्टअप को उसकी यात्रा के हर चरण में इकाई के गठन से लेकर उसके आईपीओ 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 एक और ए ए एफपीओ आईपीओ और एफपीओ 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 और आईपीओ, ठीक है, आईपीओ तक सहायता प्रदान करता है। शाखा निजी इक्विटी, उद्यम पूंजी और वैकल्पिक निवेश कोष की आवश्यकताओं को भी यह पूरा करेगा। अब देखिए स्टेट बैंक के बारे में देख लेते हैं, भारतीय स्टेट बैंक के बारे में। यह भारत की एक सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में है। इसके अध्यक्ष अभी कौन है? दिनेश कुमार खारा है। एसबीआई की स्थापना देखिए कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 के तहत हुआ था। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के तहत किया गया था। यह संपत्ति जमा शाखाओं, ग्राहकों और कर्मचारियों के मामले में भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। एसबीआई के पास पूरे भारत में 22,000 से अधिक शाखाओं और 58,000 एटीएम नेटवर्क है। साथ ही 30 से अधिक देशों में शाखाएं भी इसकी है। मतलब बाहरी देशों, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पर भी 30 से अधिक इसकी शाखा है एसबीआई की। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल अप्रैल 2023 में हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ संगठन सीमा सड़क संगठन ने इसे देश का पहला गांव के रूप में चिन्हित करते हुए एक साइन बोर्ड लगाया। इसका क्या नाम है? तो ऑप्शन देखिए, भावापुर, माना गांव, ताना गांव। ठीक है, तो इसका आंसर होगा माना गांव। क्या होगा आंसर इसका? माना गांव। वहां पर क्या लिखा है कि यह भारत का पहला गांव है और भारत का अंतिम गांव के रूप में भी इसको चिन्हित किया गया है। अब देखिए क्यों न्यूज में है ये। ठीक है, सड़क सीमा संगठन बीआरओ ने भारत के सीमावर्ती गांव माना की दहलीज पर एक साइन बोर्ड लगाया है जिस पर लिखा है पहला भारतीय गांव। क्या लिखा है? पहला भारतीय भारतीय गांव। यह गांव उत्तराखंड के चमोली में भारत चीन सीमा पर स्थित है। इसे अंतिम भारतीय गांव के रूप में जाना जाता है। इसे अंतिम भारतीय गांव के रूप में जाना जाता है। गांव का नामकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस टिप्पणी का समर्थन करने के बाद आया है कि हर सीमावर्ती गांव पहला गांव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहला गांव होना चाहिए। इस योजना का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों का विकास करना है, ग्रामीणों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, पर्यटन क्षमता का दोहन करना और सीमावर्ती क्षेत्रों का पलायन को रोकना है। सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन को रोकना है। चलिए अब देख लेते हैं सीमा सड़क संगठन के बारे में। इसका स्थापना कब हुआ था? 7 मई 1960 को। तो कब हुआ था स्थापना? 7 मई 1960 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, भारत में। ठीक है, आदर्श वाक्य क्या है बीआरओ का? श्रमन सर्वम साधनम, मेहनत से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। श्रमन सर्वम साधनम। ठीक है, इसके महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी हैं। और मूल संगठन किसके अंतर्गत आता है? ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कार्य देखिए, भारत की सीमाओं को सुरक्षित करना और देश के दूरस्थ क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास करना इसका कार्य है। क्या है? भारत की सीमाओं को सुरक्षित करता है और देश के दूरस्थ क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण करता है। बीआरओ भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क के निर्माण और रखरखाव के लिए भी जिम्मेदार होता है। ठीक है, यह सड़क परिवहन के अलावा सड़क परिवहन तो करती ही है, लेकिन उसके अलावा भी जो सीमावर्ती राज्य है उसका रखरखाव ये करता है। और लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में भी सहायक रहा है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इंडिया जैम एंड ज्वेलरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, तो ग्रीन लैब डायमंड है, जैम एंड ज्वेलरी एक्सपर्ट, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ग्रीन लैब डायमंड एलएलपी। क्या होगा? ग्रीन लैब डायमंड एलएलपी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। यह पुरस्कार रत्न और आभूषण उद्योग में उत्कृष्टता को मान्यता देता है और एक अत्यधिक प्रतिष्ठित सम्मान है।
ग्रीन लैब डायमंड एलएलपी प्रयोगशाला में विकसित हीरो का एक प्रमुख उत्पादक है जो पर्यावरण के अनुकूल और संघर्ष मुक्त है। यह पुरस्कार जेम एंड ज्वेलरी एक्सपर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा आयोजित किया गया था। सॉरी। ठीक है, इसका आंसर यही होगा, लेकिन ग्रीन लैब और डायमंड पहले किया गया था। और अभी किसे किया गया है? जेम एंड इंडिया जेम एंड ज्वेलरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ग्रीन लैब डायमंड को। किसे किया गया है? ग्रीन लैब डायमंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसकी उसी के बारे में है, हीरा के बारे में। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध क्रिस्टलीय ऑलोट्रोप है। ऑलोट्रोप है जिसमें कई कार्बन होते हैं जो एक साथ टेट्राहेड्रली से जुड़े होते हैं। एक हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से घिरा होता है और मजबूत सहसंयोजक बंधनों से जुड़ा होता है। सबसे मजबूत प्रकार का रासायनिक बंधन होता है। ठीक है। रंगहीन हीरे का उपयोग रत्न बनाने और काले हीरे जैसे रंगीन हीरे का उपयोग कांच काटने, रॉक ड्रिलिंग मशीन में किया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन 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 मदुरई मिट्टी के बर्तनों को किस राज्य से जीआई टैग मिला है? ठीक है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश से। तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु से। ठीक है। तमिलनाडु के शिवगंगई जिले का नाम मना मदुराई मिट्टी के बर्तन के लिए बनाने के लिए जाना जाता है। मिट्टी के बर्तनों को उसकी विशिष्ट शैली के लिए भी जाना जाता है जिसमें जटिल डिजाइन और जीवंत रंग शामिल हैं। इसे स्थानीय रूप से प्राप्त मिट्टी के मिश्रण का उपयोग करके बनाया जाता है और इसे लकड़ी के जलने वाले भट्टों में पकाया जाता है। ठीक है। अब देख लेते हैं इसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन। भारत में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई, भौगोलिक संकेतक पंजीकरण को भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा प्रशासित किया जाता है जो 2003 से लागू होता है। यानी जीआई टैग जो है 2003 से लागू हुआ है। कब से? जो है 2003 से जीआई टैग। ठीक है। अब देखते हैं 2004-5 में जीआई टैग के साथ भारत का पहला उत्पाद कौन सा था? दार्जिलिंग। ठीक है। सबसे पहले जीआई टैग किसको मिला है? दार्जिलिंग का चाय को। किसको मिला है? दार्जिलिंग का चाय को पहला। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 अप्रैल 2023 को भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक की मेजबानी करेगा? ठीक है। जापान, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया या फिर पाकिस्तान। इसका सही आंसर होगा दक्षिण कोरिया। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में। दक्षिण कोरियाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कमिश्नर जनरल किम जोंग वुक करेंगे। कौन करेगा? प्रतिनिधि किम जोंग वुक। जबकि भारतीय तटरक्षक दल का नेतृत्व कार्यवाहक महानिदेशक एडीजी राकेश पाल करेंगे। ठीक है। बैठक दोनों तटों के रक्षकों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाने और ध्यान केंद्रित करेगी जिसमें क्षमता निर्माण और आपसी हित के अन्य मुद्दों को शामिल होंगे। चलिए अब दक्षिण कोरिया के बारे में देख लेते हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया में प्रयुक्त मुद्रा दक्षिण कोरियाई वोन होता है। ठीक है। दक्षिण कोरियाई और भारतीय तटरक्षक अधिकारियों के बीच बैठक समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की एक दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम की उम्मीद है। दोनों पक्षों द्वारा समुद्री सुरक्षा और संरक्षा में अपनी संबंधित क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करने की संभावना है। चलिए ठीक है, आज के साथ यहाँ क्लास खत्म होता है। ऐसा लगा आप लोग को जरूर बताएं कमेंट में, और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों लोग साथ। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।